Good morning all. Under the aegis of Director Higher Education Panchkula, I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. Today we will discuss about Plato's theory of ideal state. प्लेटो की आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो बात की है उनकी अपनी फेमस बुक उन्होंने रिपब्लिक में की है। उन्होंने अपनी रिपब्लिक में आदर्श राज्य के बारे में एक बहुत ही आदर्श राज्य का एक आदर्श प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने कहा है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की जो धारणा है उनके दार्शनिक विचारों का निष्कर्ष माना जाता है, क्योंकि प्लेटो चाहते थे कि उनके राजनीतिज्ञ ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन बहुत अच्छा हो, जिनको सत्य और असत्य की समझ हो और वह ये समझे कि राज्य का संगठन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो प्लेटो इस बात की चिंता नहीं करते थे कि ऐसा राज्य व्यवहारिक होगा या नहीं होगा। इसलिए जो प्लेटो के आदर्श राज्य का जो चित्रण है वह सभी राज्यों के लिए और सभी स्थानों के लिए और प्रत्येक समय के लिए आदर्श होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था और ऐसी तस्वीर ही उन्होंने रिपब्लिक में पेश की है। प्लेटो ने जिस तरीके से आदर्श राज्य का चित्रण किया है वो एक पूर्ण चित्रकार की तरह प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से एक कलाकार अपने चित्र को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं और इस बात की चिंता नहीं करते कि इस चित्र की वास्तविकता, इस चित्र का कोई रियलिटी से संबंध है या नहीं है, उसी प्रकार प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय व्यवहारिकता को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा है। तो इसलिए प्लेटो के समय में जो यूनान में जो व्यवस्था थी उस समय वहाँ पर अज्ञानता थी, लोगों में अज्ञानता का बोलबाला था और प्रत्येक जितने भी नगर राज्य के जो व्यक्ति थे वो स्वार्थ के कारण दो भागों में बटे हुए थे। तो इसलिए उन सभी बातों को देखते हुए इन सभी बातों का प्लेटो पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। तो इस वजह से प्लेटो ने ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की थी जो बिल्कुल ही दोष रहित हो। आदर्श राज्य का सिद्धांत प्लेटो का मुख्य सिद्धांत है, इसलिए उनके अन्य जितने भी सिद्धांत जैसे न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, वो सभी उनके आदर्श राज्यों की ही पूर्ति करते हैं और आदर्श राज्य के निर्माण की ही आवश्यक शर्तें हैं। तो इसलिए प्लेटो की रिपब्लिक का जो मुख्य उद्देश्य था वह था आदर्श राज्य का निर्माण करना तथा आदर्श राज्य की स्थापना करना। प्लेटो कहते थे कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण हुई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता बल्कि व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को अनेक व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है और ये सभी जब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जब ये अपनी एक दूसरे की सहायता करने की भावना से इकट्ठा रहना पसंद करते हैं, शुरू करते हैं, तो इन्हीं की वजह से इन्हीं सिचुएशंस की वजह से जो समूह बनता है उसी को हम राज्य कहते हैं। इसलिए जो प्लेटो ने राज्य की बात की है उनका जो राज्य का सिद्धांत है उनके विचारों के सिद्धांत का अनिवार्य परिणाम है। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि आइडिया इज इम्पॉर्टेंट देन मैटर। वास्तविकता वस्तु के विचारों में विद्यमान है, न कि वस्तु में। तो वस्तु का जो विचार है वो वस्तु से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने वास्तविकता को समझने के लिए उनके आदर्श को जानना आवश्यक है, न कि यथार्थ को। तो उन्होंने जो कहा है राज्य के आदर्श राज्य में नागरिकों के चरित्र निर्माण के बारे में उन्होंने कहा है कि राज्य पहाड़ या झाड़ से उत्पन्न नहीं होता बल्कि उसका निर्माण व्यक्ति के चरित्र से होता है जो इसमें रहते हैं। तो इस तरीके से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना की है, आदर्श राज्य के बारे में बात की है। इसके बाद बात आती है रोल ऑफ ह्यूमन सोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल स्टेट। आदर्श राज्य की रचना में मानव आत्मा की भूमिका। देखिए किस तरीके से मानव आत्मा का कंपैरिजन राज्य के साथ किया है, किस तरीके से उन्होंने दोनों का संबंध बताया है। प्लेटो का कहना था कि व्यक्ति और राज्य में जीवाणु और जीव के जैसा संबंध है। उनका मानना था कि जो गुण व्यक्ति में थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और वही गुण विशाल मात्रा में राज्य में पाए जाते हैं। इसलिए राज्य में वही गुण विद्यमान होते हैं जो व्यक्ति में होते हैं और राज्य मनुष्य की आत्मा का बाहरी स्वरूप है। तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 तत्व होते हैं, जिन 3 तत्वों में वह मानते हैं विवेक, साहस और तृष्णा, जिसकी हम बात करेंगे तीनों को वन बाय वन। द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन सोल आर एज फॉलोज। पहला है बॉडीली एपेटाइट, जिसको हम कहेंगे तृष्णा। तृष्णा है शरीर का पोषक है। दूसरा उन्होंने कहा है स्पिरिटेड एलिमेंट, जिसको हम साहस कह सकते हैं। साहस व्यक्ति को युद्ध की प्रेरणा देता है। और तीसरा एलिमेंट है विवेक।
विवेक मस्तिष्क में रहता है और जिसका मुख्य कार्य चिंतन और ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसी तरीके से जिस तरह प्लेटो ने मनुष्य के 3 तरीके से ह्यूमन सोल को डिवाइड किया है, उसी तरीके से स्टेट भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है इन्हीं के अनुसार। तो प्लेटो का मानना है कि इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट, इन्हीं 3 गुणों को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्य बना है। प्लेटो के अनुसार आत्मा के इन 3 गुणों को सभी मनुष्यों में एक समान नहीं देख सकते, इसलिए कुछ लोगों में तृष्णा ज्यादा मिलती है, कुछ लोगों में साहस ज्यादा मिलता है और कुछ लोगों में विवेक की प्रधानता पाई जाती है। तो इसी आधार पर राज्य और समाज के 3 वर्ग बन जाते हैं। देखिए, इसमें पहला वर्ग है जिसको हम प्रोडक्शन क्लास कहते हैं, दूसरा वर्ग है मिलिट्री क्लास और तीसरा वर्ग है रूलिंग क्लास, जिनको हम उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग भी कह सकते हैं। पहले वर्ग में वो लोग आते हैं जिनमें तृष्णा और वासना की प्रधानता पाई जाती है, और दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जिनमें साहस और शौर्य की प्रधानता पाई जाती है, करेज जिनमें होता है। और तीसरा जो वर्ग है विवेक, जिनमें विवेक की प्रधानता पाई जाती है। इसलिए सभी तीनों जो गुण हैं व्यक्ति के, वो अलग अलग 3 क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं राज्य की। प्लेटो की इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि जो राज्य है वो मानव आत्मा का ही एक विशाल रूप है। प्लेटो के आदर्श राज्य की जो रचना है वो आत्मा के विभाजन के आधार पर 3 तरीके से की गई है, 3 हिस्सों में की गई है। तो राज्य का जो विकास है ऐतिहासिक आधार पर नहीं हुआ, जैसे कि बाकी जो हमारे राजनीतिक दार्शनिक कहते हैं कि राज्य का विकास ऐतिहासिक आधार पर हुआ है, बल्कि प्लेटो के अनुसार राज्य का विकास ऐतिहासिक आधार पर ना होकर मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है। तो उसके आधार पर ही प्लेटो ने राज्य के लिए 3 तरह के कारक बताए हैं, जो कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके बारे में अब हम बात करेंगे, कौन कौन से वो कारक हैं। अब हम उनकी बात करते हैं। तो इनमें पहला कारक है इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा है मिलिट्री फैक्टर और तीसरा है फिलोसॉफिकल फैक्टर, जिसको हम कहेंगे आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व तथा दार्शनिक तत्व। प्लेटो के अनुसार जो समाज में सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकता जो है मनुष्य की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं उसी समय पूरी हो सकती हैं जब वे एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करें। इसलिए मनुष्य स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे मनुष्यों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को चाहिए, उनके लिए मनुष्य आत्मनिर्भर नहीं है। इसलिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करते हैं। कुछ मनुष्य कृषि में अच्छे हैं, कुछ वस्त्र तैयार करने में अच्छे हैं, कुछ लोगों का काम है घर बनाना, कुछ लोगों का काम है उत्पादन करना। इसलिए आवश्यकताओं के अनुसार ही लोगों के व्यवसाय का भी विस्तार होने लगता है, और जब लोगों के व्यवसाय का विस्तार होने लगता है तो राज्य की आवश्यकता पड़ती है। राज्य की जो उत्पत्ति है मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण ही हुई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है। जब सभी व्यक्ति परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं तब वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, और ऐसे में ही एक समाज जो पूर्ण समाज बनता है उसको ही हम राज्य कहते हैं। इसके बाद दूसरी बात करते हैं सैनिक तत्व की, जो मिलिट्री फैक्टर है, जिसको मिलिट्री क्लास रिप्रेजेंट करती है। तो राज्य का निर्माण करने वाला जो दूसरा वर्ग है उसको हम सैनिक वर्ग कहेंगे। प्लेटो का मानना है कि जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जो राज्य है वह केवल शुकर राज्य जिसको कह सकते हैं, जिसको सिटी ऑफ स्वाइन, सुअरों का वास करने वाला राज्य है, ऐसा राज्य ग्लाका ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो राज्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे तो उसको हम सुअरों का राज्य कहेंगे। तो ऐसे राज्य के बारे में प्लेटो ने बात की है कि ऐसा राज्य नहीं चाहिए। उनके आदर्श राज्य में सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की बात उन्होंने की है। तो उन्होंने कहा कि राज्य के सभी लोगों में देखिए तृष्णा प्रधान नहीं होती है, और ना ही सभी लोगों में सैनिक तत्व प्रधान होता है। इसलिए राज्य में लोगों की तृष्णा की प्रधानता सब में नहीं होती, इसलिए सभी को सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं से ही संतुष्टि नहीं होती। इसलिए लोगों को अपनी अन्य इच्छाओं की पूर्ति करने की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे चित्र है, कविता है, संगीत है। ये भी मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, और इन जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती हैं उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य एकदम से नहीं कर सकता। इसलिए राज्य को मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य का क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, और इसलिए क्षेत्र बढ़ाने के लिए युद्ध करना राज्य के लिए आवश्यक हो जाता है। और अपने भूभाग को बढ़ाने के लिए तथा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सेना को रखना आवश्यक हो जाता है। इसलिए सैनिक वर्ग आत्मा का जो मेन तत्व है साहस, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए प्लेटो का मानना है कि
सैनिक वर्ग में केवल ऐसे ही लोगों को लाना चाहिए जो उत्साही हों, जिनमें करेज हो और जो युद्ध में रुचि रखते हों। इसके बाद जो अगला तत्व है वह है दार्शनिक तत्व, जिसको हम फिलोसॉफिकल फैक्टर कह सकते हैं। प्लेटो का मानना है कि उत्साह विवेक की सहायता से अन्याय का विनाश करता है तथा न्याय का रक्षक है। सैनिक भी राज्य के संरक्षक होते हैं, लेकिन सैनिक कुत्ते की तरह अपने घर वालों से प्रेम करते हैं और बाहर वालों से, शत्रुओं से नफरत करते हैं और शत्रुओं के प्रति कठोर और बहुत ही भयानक होते हैं। तो इसलिए विवेक के प्रयोग से वो अपने और शत्रुओं में अंतर करते हैं। लेकिन राज्य के संरक्षक में विवेक शक्ति होनी बहुत ही आवश्यक है, जिससे वह अपने और शत्रुओं के बीच में भेद कर सके। इसलिए प्लेटो के अनुसार सैनिकों में विवेक का गुण मिलता है, लेकिन यह पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से पूर्व संरक्षक या शासक में ही पाया जा सकता है। अगर हम इस गुण की बात करें प्लेटो विवेक के गुण की, तो यह विवेक का गुण सबसे ज्यादा दार्शनिक वर्ग में पाया जाता है। इसी के आधार पर संरक्षक वर्ग को प्लेटो ने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है सहायक संरक्षक वर्ग और दूसरा है दार्शनिक संरक्षक। तो प्लेटो ने फिलोसॉफिकल फैक्टर की जो बात की है वह कही है कि पूरी तरीके से जो विवेक का गुण है वह शासकों में ही पाया जाता है। चुप ना। तीन वर्ग के बारे में प्लेटो ने कहा है कि जिस तरीके से मनुष्य की आत्मा के तीन तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, उसी के अनुरूप आदर्श राज्य में भी तीन वर्ग होते हैं, संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जिस तरीके से मनुष्य की आत्मा का श्रेष्ठतम तत्व विवेक होता है, उसी प्रकार राज्य का सर्वोत्तम जो वर्ग है वह शासक वर्ग होता है। उसके बाद जिस प्रकार साहस होता है, उसी प्रकार राज्य का सैनिक वर्ग साहस का प्रतिनिधित्व करता है और सैनिक वर्ग का कर्तव्य राज्य की रक्षा करना है। उसके बाद जो तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, वह तृष्णा का प्रतिनिधित्व करता है और यह वर्ग राज्य के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कार्य का विशेषीकरण। प्लेटो के आदर्श राज्य की जो मेन विशेषता है वह है कार्य का विशेषीकरण। समाज को तीन वर्गों में प्लेटो ने विभाजित कर दिया है और हर वर्ग का अपना एक अलग से निर्दिष्ट स्पेशल काम उनको दिया गया है। तो राज्य के जो तीन वर्ग में विभाजन करके उन्होंने राज्य के कार्यों का जो आधार है उन तीन वर्गों पर ही आधारित है। उन तीन वर्गों का ही कार्य क्षेत्र निश्चित है। कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उत्पादक वर्ग राज्य की भौतिक आवश्यकताओं के लिए, सैनिक वर्ग राज्य की सुरक्षा के लिए तथा शासक वर्ग जो है वह उसका काम है सामाजिक कल्याण के लिए, तथा बाकी जो दो वर्ग हैं उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम दार्शनिक वर्ग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रूल ऑफ जस्टिस। न्याय प्लेटो के आदर्श राज्य की मुख्य विशेषता है, क्योंकि वास्तव में न्याय के बिना आदर्श राज्य की स्थापना असंभव सी है। तो इसलिए राज्य का जो मेन केंद्र बिंदु न्याय है। तो न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित स्थान पर अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और किसी भी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए न्याय का जो प्रमुख कार्य है उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग में संतुलन स्थापित करना होगा। और प्लेटो के अनुसार आदर्श न्याय से कर्तव्यों का उचित पालन होता है, इसलिए वह जिससे समाज एकता के सूत्र में बंध सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ फिलोसफर किंग। आदर्श राज्य का जो शासन है दार्शनिक राजा द्वारा किया जाएगा, जो कि विवेक का प्रतीक होता है। दार्शनिक शासक ज्ञान, विवेक, चरित्र और गुणों से परिपूर्ण होते हैं। तो दार्शनिक शासक जो है वो राज्य का स्वाभाविक शासक है, क्योंकि उसमें विवेक होता है, विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। दार्शनिक शासक बुद्धि के किसी एक भाग से प्रेम न करके संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करते हैं। तो प्लेटो का मानना है कि या तो राजा दार्शनिक हो या फिर दार्शनिक व्यक्ति को राजा बना देना चाहिए। तो इस आधार पर उन्होंने अपने फिलोसफर किंग की बात की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑटोक्रेसी ऑफ फिलोसफर किंग। दार्शनिक शासक की निरंकुशता। आदर्श राज्य का जो शासक है असीमित सत्ता का स्वामी बताया गया है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी संविधान लागू नहीं होगा। जो दार्शनिक राजा है वह अपने कर्तव्य के पालन करने में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। प्रजा पर उसके अनलिमिटेड पावर्स होंगी।
वो किसी भी तरह की पावर को यूज कर सकता है। जनता का काम है कि चुपचाप दार्शनिक शासक की आज्ञाओं का पालन करे, इसलिए प्रजा का यह कर्तव्य है कि वे अपने आप को दार्शनिक शासक को समर्पित उसी तरीके से कर दे जिस तरीके से एक रोगी व्यक्ति अपना इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को अपने आप को समर्पित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल्ड एंड वेल प्लान्ड एजुकेशन। जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसकी शिक्षा पद्धति पर ही, जो उसकी नींव है शिक्षा पद्धति पर खड़ी है, तो इसलिए आदर्श राज्य में जो सुव्यवस्थित और निरंतरित तरीके से शिक्षा होगी, तो प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए शिक्षा को एक विशिष्ट और व्यापक साधन माना है। तो इसलिए शिक्षा जो है समाज के सिर्फ दो वर्गों को दी जाएगी, शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग। इसमें उन्होंने उत्पादन वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में जो शिक्षा है वह अनिवार्य होगी और निःशुल्क होगी। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा आत्मिक विकास का एक साधन होगा। नेक्स्ट आता है सेंसरशिप ऑन आर्ट एंड लिटरेचर। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण बताया गया है। प्लेटो के अनुसार जो नवयुवक हैं उन बच्चों के मस्तिष्क पर जो लिटरेचर है उसका बहुत अनुचित प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनका विश्वास था कि कला और साहित्य व्यक्ति की भावनाओं को आकर्षित करती हैं। विवेक जैसी कोई बात नहीं होती कला और साहित्य में, इसलिए उनका मानना था कि लोगों के हाथ में ऐसा साहित्य कभी नहीं लगना चाहिए जिससे उनका नैतिक रूप से पतन हो जाए। इसलिए उन्होंने पुराने साहित्य में से भी अनैतिक चीज़ों को हटाने का समर्थन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्टिकुलर कम्युनिज्म। प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग शासक, सैनिक तथा उत्पादक वर्ग की स्थापना की बात की है। शासक और सैनिक वर्ग को वह संरक्षक वर्ग के नाम से बोलता है, जिससे राज्य की जनसंख्या कम होती है। तो उनका मानना है कि आदर्श राज्य की जो स्थापना है तब तक नहीं हो सकती जब तक संरक्षक वर्ग भ्रष्टाचार से मुक्त ना हो। संरक्षक वर्ग अगर भ्रष्ट होता है तो उसका कारण है संपत्ति और परिवार, इसलिए संरक्षक वर्ग को वह किसी भी मोह माया से दूर रखना चाहते हैं। तो प्लेटो का विचार है कि संरक्षक वर्ग परिवार और संपत्ति के मोह के कारण ही भ्रष्ट होता है, और जब ये चीज़ें रखने की इजाज़त उन्हें नहीं होगी तो वो भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, अपने आप ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा। इसलिए उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने सीमित साम्यवाद की स्थापना की है, साम्यवाद की बात की है, जिससे मोह माया का त्याग करके देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होगा आदर्श राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हम बात करेंगे इक्वल एटीट्यूड टुवर्ड्स मैन एंड वुमेन। प्लेटो के आदर्श राज्य में स्त्रियां तथा पुरुषों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया गया है। आदर्श राज्य में दोनों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है और दोनों के उत्तरदायित्व भी समान बताए गए हैं। प्लेटो का मानना है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने से ही राज्य का हित है। अगर स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में कैद रखेंगे तो वह राज्य के हित में नहीं है। इसलिए प्लेटो का मानना है कि स्त्रियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे राष्ट्रीय संपत्ति होंगे, चिल्ड्रन आर द नेशनल प्रॉपर्टी। प्लेटो के आदर्श राज्य में बच्चों को राष्ट्रीय संपत्ति बताया गया है, इसलिए उनका जो राज्य का कर्तव्य है कि वह बच्चों का पालन पोषण खुद करें और बच्चे की जहाँ पर भी बच्चे का इंटरेस्ट है उनके झुकाव के, उनकी अभिवृत्ति, उनकी रुचि के अनुरूप बच्चे का पालन पोषण करें, तो यह राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्वसत्तावादी राज्य, जिसको हम टोटलिटेरियन स्टेट भी कह सकते हैं। उनका जो आदर्श राज्य है सर्वसत्तावादी स्वरूप का होगा, जिसमें व्यक्ति को एक साधन माना जाएगा और राज्य एक साध्य के रूप में होगा। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह राज्य के विशाल व्यक्तित्व में ही विलीन हो जाएगा, उसी का एक हिस्सा होगा। व्यक्ति राज्य का एक हिस्सा है, तो इसलिए व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो राज्य के विशाल व्यक्तित्व का ही एक पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है सिटीजन्स ऑफ द आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य के नागरिक। आदर्श राज्य के जो नागरिक हैं प्लेटो के अनुसार वो जागरूक बुद्धि वाले होंगे, स्वस्थ और सुंदर होंगे। नागरिक जो हैं सद्गुणों से परिपूर्ण और व्यक्ति को उच्च बनाने वाली इच्छा रखने वाले होंगे। नागरिकों में वाद विवाद में भाग लेने की क्षमता होगी और जो उनके आदर्श राज्य के नागरिक हैं उनको कर्तव्यों का पालन करने के प्रति उनकी इच्छा होगी। और आदर्श राज्य के जो नागरिक हैं, नागरिक भी आदर्श ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है
मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित, बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें उन्होंने राज्य को एक शरीर की भांति बताया है और उस आधार पर उन्होंने मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित अपने राज्य को बताया है। तो प्लेटो के अनुसार जो प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा है उसके 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और मानवीय इच्छाएं, और इन्हीं 3 बातों के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की गई है। तो इसी आधार पर प्लेटो का मानना है कि आदर्श राज्य में तीनों वर्ग सहयोग करते हुए राज्य की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद पर आधारित। प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार कानून न होकर नैतिकता है, अध्यात्मवाद है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग केवल अपनी शक्ति या आत्मा के तत्व का विकास करके अन्य तत्वों पर रोक लगा सकता है, और यह रोक कानून के माध्यम से नहीं हो सकती बल्कि नैतिकता और अध्यात्म के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए प्लेटो ने अपने आदर्श जो दार्शनिक राजा हैं उन पर भी कानून की कोई रोक नहीं लगाई है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट। इसमें पहली बात आती है यूटोपियन एंड अनप्रैक्टिकल, काल्पनिक तथा अव्यवहारिक। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना में एक चित्रकार की तरह अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाई है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने पूरी इच्छा जो उन्होंने आदर्श राज्य को बनाने की जाहिर की थी उसके लिए उन्होंने बहुत एक डेडिकेटेड आर्टिस्ट की तरह काम किया है। लेकिन प्लेटो ने जिस प्रकार के आदर्श राज्य की जो स्थापना की है वह एक काल्पनिक और अव्यवहारिक है। उनका आदर्श राज्य एक कल्पना मात्र है, कहीं पर भी ऐसा राज्य दिखाई नहीं देता। प्लेटो के आदर्श राज्य की अव्यवहारिकता से दूर उसको एक कोरी कल्पना और मृग तृष्णा का नाम भी दिया गया है। प्लेटो ने स्वयं अपनी राज्य की अव्यवहारिकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने स्टेट्समैन में खुद स्वीकार किया है और कहा है कि यह आदर्श राज्य केवल स्वर्ग का है, इसको पृथ्वी पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर हम इसे काल्पनिक राज्य कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आदर्श राज्य समाज को 2 भागों में बांटता है। The ideal state divides the state into 2 halves. प्लेटो के आदर्श राज्य में उन्होंने समाज को 2 भागों में बांटा है, अभिभावक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग। एक वर्ग जो है उसका जो मेन काम है राज्य के महत्वपूर्ण दायित्वों का पूरा करना और अपने परिवार और संपत्ति से वंचित रहकर राज्य की सेवा करना, जबकि दूसरा वर्ग जो उत्पादक वर्ग है उनका काम है संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए यह विभाजन उचित नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने राज्य का यह विभाजन इसलिए किया था ताकि समाज के सभी वर्ग अपना अपना कार्य कर सके। लेकिन यह वर्ग विभाजन न तो समाज में एकता स्थापित कर पाता है और न ही उनमें समन्वय रख पाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजिड डिवीजन ऑफ सोशल क्लासेस इन आइडियल स्टेट, दैट इज ऑल्सो अनप्रैक्टिकल। आदर्श राज्य में जो सामाजिक वर्गों का कठोर विभाजन जो प्लेटो ने किया है वह भी अव्यवहारिक है। प्लेटो ने देखिए मानव आत्मा को 3 भागों में विभाजित किया है, विवेक, साहस और तृष्णा, और इन्हीं के आधार पर उन्होंने आदर्श राज्य में 3 वर्गों को बांटा है। लेकिन व्यक्ति और राज्य में इस प्रकार की समानता स्थापित करने में प्लेटो ने बहुत बड़ी गलती की है। दार्शनिकों को निरंकुश अधिकार उन्होंने दिया है और उत्पादक वर्ग को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है। सही मायने में यह न्यायपूर्ण नहीं है और ना ही यह प्रैक्टिकल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस इन द आइडियल स्टेट इनकरेजेस कास्टिज्म। जो आदर्श राज्य का जो वर्गीकरण है वो जातिवाद को बढ़ावा देता है। तो अगर हम बात करें प्लेटो के आदर्श राज्य की तो उन्होंने राज्य को संरक्षक, सैनिक और उत्पादक 3 वर्गों में विभाजित कर दिया और उन्हीं के अनुसार प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करेगा और कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यह जो वर्ग विभाजन है अगर हम इसको सही मायने में देखें तो ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति जब निश्चित रूप से उच्च कार्य करने वाला व्यक्ति निम्न कार्य करने वाले व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखेगा, कभी भी सम्मानपूर्वक दृष्टि से नहीं देखेगा। नेक्स्ट बात आती है मेथड ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज इम्प्रॉपर। प्लेटो ने आदर्श राज्य में 3 वर्गों को अलग अलग काम बताए हैं। संरक्षक वर्ग का काम है शासन प्रबंध, सैनिक वर्ग का काम है राज्य की रक्षा करना और उत्पादक वर्ग का काम है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लेकिन उनके कार्य विभाजन से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो एकांगी हो जाएगा, सिंगल फैकल्टी डेवलपमेंट होगा, जिसको हम कह सकते हैं स्पष्ट कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि अगर एक चित्रकार का बेटा सैनिक बनना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा। प्लेटो के आदर्श राज्य में जो कार्य के
विशेषीकरण की जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का जो सिद्धांत है वह बिल्कुल ही अनुचित है। इसलिए उनके आदर्श राज्य में व्यक्ति का संपूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, तो इस आधार पर इनकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दार्शनिकों का जो शासन है वह निरंकुशवाद में बदल जाएगा, निरंकुशता आ जाएगी, जिससे रूल ऑफ फिलोसफर किंग विल चेंज इनटू डिक्टेटरशिप। जो प्लेटो के आदर्श राज्य में जो सत्ता है दार्शनिक शासक के हाथ में होगी, वह कानून से ऊपर होगा, उस पर किसी भी तरह का बंधन नहीं होगा, अनलिमिटेड पावर का स्वामी होगा। अगर किसी एक व्यक्ति को इतनी असीमित शक्तियां दे दी जाएं तो राज्य का पतन निश्चित हो जाता है। तो इस तरीके से इतनी अधिक शक्तियां दार्शनिक राजा को निरंकुश और स्वेच्छाचारी बना देंगी, टोटलिटेरियन बना देंगी। अरस्तु ने जो कहा है, अरस्तु के अनुसार है कि शासक किसी भी, अगर हम बात करें शासक कोई भी हो, है तो वो इसी जगत का प्राणी, तो वह भी गलती कर सकता है। तो इसलिए किसी भी शासक को इतनी अधिक शक्तियां देना किसी भी राज्य के पतन के लिए बहुत, किसी पतन को रोकने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बात आती है फिलोसफर किंग कैन नॉट बी ए प्रैक्टिकल रूलर। जो दार्शनिक राजा है व्यवहारिक नहीं बन सकता, क्योंकि आदर्श राज्य का जो शासक है वह कल्पना लोक मात्र प्राणी बनकर रह जाएगा। जो दार्शनिक शासक है उसको जो प्लेटो के अनुसार संपत्ति और परिवार से अलग रखने का प्रावधान किया गया है, उनको संपत्ति और परिवार से वंचित किया गया है। तो ऐसे में दार्शनिक शासक परिवार और संपत्ति से अलग रहकर परिवार और संपत्ति रखने वाले जो उत्पादक वर्ग है उनकी समस्याओं को ना तो समझ सकता है और ना ही उन समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति परिवार में कभी रहा ही नहीं, उन्हें परिवार की समस्याओं के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, और ऐसा दार्शनिक शासक दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं को समझने में असफल होगा। इसके बाद बात आती है निगेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासन की बागडोर संरक्षक वर्ग के हाथ में सौंपी है, और इस आधार पर उन्होंने समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, क्योंकि प्लेटो का सामान्य जनता में विश्वास नहीं था। नेक्स्ट बात आती है कम्युनिज्म ऑफ आइडियल स्टेट इज इम्प्रॉपर। उन्होंने इस प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था की बात की है कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को संपत्ति और पत्नी से, परिवार से वंचित रखने की जो बात की है, ऐसी व्यवस्था अव्यवहारिक और अनुचित सी महसूस होती है। नेक्स्ट बात आती है करप्शन इन द रूलिंग क्लास। प्लेटो के अनुसार जो शासक वर्ग है सभी शक्तियां उसमें केंद्रित होगी, और इस आधार पर अगर शासक वर्ग सत्ता का दुरुपयोग करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन सिस्टम ऑफ आइडियल स्टेट इज डिफेक्टिव। प्लेटो ने जिस शिक्षा व्यवस्था की बात की है, जीवन भर चलने वाली शिक्षा की बात की है, इससे लंबा जो शैक्षणिक कार्यक्रम बहुत लंबा होगा, इससे लोगों का इसमें शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और आदर्श राज्य में जो उत्पादक वर्ग है उसके प्रति किसी भी तरह की शिक्षा की व्यवस्था प्लेटो के आदर्श राज्य में नहीं की गई है। नेक्स्ट आता है रिजिड कंट्रोल ओवर आर्ट एंड लिटरेचर। प्लेटो ने आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण की बात की है, लेकिन यह बिल्कुल अनुचित है, और बल्कि अनुचित ही नहीं बल्कि यह एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि कला और साहित्य व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्ण रहकर विकास करने का मौका देते हैं। नेक्स्ट बात आती है नो इंडिविजुअल लिबर्टी इन आइडियल स्टेट। प्लेटो के आइडियल स्टेट में जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य में आदर्श राज्य में जो संरक्षक वर्ग है उसको सर्वोपरि बताया गया है, और इस आधार पर उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचल दिया है। नेक्स्ट बात आती है पुअर कंडीशंस ऑफ द मासेस। आदर्श राज्य में केवल सैनिक और शासक वर्ग को ही प्लेटो ने महत्व दिया है। उत्पादक वर्ग जो कि एक आम जनता है, पुअर जो आम लोग हैं, आम लोगों को जनसाधारण की उन्होंने उत्पादक वर्ग को जनसाधारण की श्रेणी में रखा है और उनकी उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट बात आती है टोटलिटेरियन स्टेट, जिसको सर्वसत्तात्मक राज्य भी कह सकते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य को विवेक का एक आधार माना है। आदर्श राज्य में उन्होंने विशेषाधिकार की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि विशेषाधिकार कुछ एक लोगों को प्राप्त होंगे, बल्कि जो राज्य है वो एक साध्य के रूप में काम करेगा और व्यक्ति एक साधन के रूप में काम करेगा। इस आधार पर उन्होंने टोटलिटेरियन स्टेट की बात की है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है इग्नोरेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट। प्लेटो ने नागरिकों और वर्गों के दायित्वों पर तो बल दिया है, लेकिन कहीं पर भी उनके अधिकारों की बात उन्होंने नहीं की है। नेक्स्ट आता है मनुष्य की धातुओं से तुलना जो उन्होंने की है, कंपैरिजन ऑफ मैन विद मेटल। उन्होंने शासक वर्ग को सोने के समान बताया है, सैनिक वर्ग को चांदी के समान बताया है, और उत्पादक वर्ग को लोहे और तांबे के समान बताया है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो यह तुलना गलत है। नेक्स्ट आता है एस्केपिस्ट एंड फासिस्ट।
प्लेटो की इस आधार पर भी आलोचना की गई है, उनको पलायनवादी और फांसीवादी कहा गया है। उन्होंने अपने राज्य में अधिकारों की अपेक्षा दायित्वों पर अधिक बल दिया है और इस आधार पर उनको कहा जाता है कि उन्होंने फांसीवाद का समर्थन किया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो की काफ़ी आधारों पर आलोचना की गई है। इन सभी बातों के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो ने एक बहुत ही उचित सिद्धांत दिया है, जिसको हम आदर्श राज्य का सिद्धांत कह सकते हैं। वह प्लेटो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी बताया, और वह पहले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शासक वर्ग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार की भावना है उन पर एक उन्होंने चिंतनीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और उसको समाप्त करने पर बल दिया। प्लेटो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि उनके बहुत सारे सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने पहले थे। तो इस आधार पर हम प्लेटो की जो सिद्धांत है उसको महत्वपूर्ण बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।